क्वीन एलिजाबेथ, उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था। वो 6 फरवरी 1952 से 2022 में अपनी मौत तक बरतानिया और दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ के दीगर ममालिक की मलका थीं। वो अपनी जिंदगी के दौरान 32 खुद मुख्तार रियासतों की मलका रहीं और अपनी मौत के वक्त उनमें से 15 की बादशाह के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनका 70 साल और 214 दिन का दौर किसी भी बरतानवी बादशाह का तवील तरीन दौर है और तारीख में किसी भी खातून सरबराह मुमलिकत का सबसे तवील रिकॉर्ड है। एलिजाबेथ लंदन के शहर मेफेयर में ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुई। उनके वालिद ने 1936 में अपने भाई किंग एडवर्ड हश्तम के दस्तबरदार होने के बाद तख्त संभाला, जिससे एलिजाबेथ को वारिस बनाया गया। उन्होंने घर पर निजी तौर पर तालीम हासिल की और दूसरी आलमी जंग के दौरान मुआवन इलाकाई सर्विसेज में खिदमत अंजाम देते हुए अवामी फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए। नवंबर 1947 में उन्होंने यूनान और डेनमार्क के साबिक शहजादे फिलिप माउंटबेटन से शादी की और उनकी शादी अप्रैल 2021 में उनकी मौत तक 73 साल तक जारी रही। एक अजीम मलिका और दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन औरत की आखिरी रसूमात भी बहुत आला पैमाने पर मनाई जाएंगी, जो कि हमारी उम्र में हमारी जिंदगी की होने वाली सबसे बड़ी आखिरी रसूमात कहलाई जाएंगी। कई दहाइयों से इस तारीखी लम्हे के इंतजामात की तैयारियां और मंसूबाबंदी खुफिया तौर पर की जाती रही है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि आने वाले चंद दिन शाही खानदान की रिवायात की नुमाइश की भरपूर अक्कासी करेंगे, जिसमें होने वाले बहुत से प्रोटोकॉल्स और तकारीब दिखाई देंगे। इन इंतजामात पर बकिंगम पैलेस के दस्तखत हो चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पे ये 10 दिन पे मुश्तमिल तकारीब होंगी, जिनका आगाज उस वक्त हो चुका जब हर मैजेस्टी की मौत वाक़या हुई। बरतानवी वजीर वो पहला शख्स है जिसने महल के बाहर राब्ता किया और मलका की प्राइवेट सेक्रेटरी ने एक सीक्रेट फोन लाइन के जरिए कोड वर्ड्स में ये पैगाम पहुंचाया कि लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद ये खबर 14 दीगर ममालिक में मलिका के नुमाइंदों के साथ शेयर की गई, जहां वो रियासत की सरबराह रही हैं, और फिर मुश्तरका 40 ममालिक के साथ शेयर की गई। महल की तरफ से सरकारी नोटिस मिलने के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे के नुमाइंदे कैमरे के सामने सयाह लिबास में मलबूस नजर आ रहे हैं। महल का नोटिस अवाम के लिए एक सादा सा एक्ट के साथ भेजा गया, जिसमें बकिंगम पैलेस के मेन गेट के अंदर एक काले धारे वाले नोटिस को पोस्ट किया गया, जो कि महल की वेबसाइट पे हजारों लोग देख रहे हैं। ओहदेदारों के अपने बाएं बाजू पे 3/4 इंच की स्याह पट्टियां बांधी हैं और सरकारी इमारतों पे यूनाइटेड किंगडम के झंडे को निस्फ सरनगू कर दिया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की जानिब से अगले 10 दिन तक सुप्रीम गवर्नर की मौत के एतराफ में चर्च की घंटियां बजाई जाएंगी, सिवाय उस दिन के जिस दिन नए बादशाह का ऐलान किया जाएगा। स्टॉक मार्केट से लेकर खेलों के फिक्सचर्स तक और रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी को एहतराम की अलामत के तौर पे मंसूख कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी इजलास में मलिका की जिंदगी और खिदमत को याद किया जाएगा। मलिका की मौत की तस्दीक के बाद हालात और वाकयात का एक और अहम सिलसिला शुरू हो जाएगा। शहजादा चार्ल्स बादशाह के वारिस होने के तौर पर आगे बढ़ेंगे। इसे इल्हाक कहा जाता है, लेकिन इस इल्हाक का बाज़ाब्ता ऐलान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि नया बादशाह सरबराह मुमलिकत के तौर पर अपना पहला अवामी खिताब न कर ले। डे 1 मलिका की मौत के अगले दिन पहले दिन ब्रिटिश झंडों को दोबारा मुकम्मल तौर पर बुलंद करने के बाद वो दिन आएगा जब नए बादशाह का ऐलान किया जाएगा। इस तकरीब में काउंसिल के अलावा रियासती ऑफिसर्स, कमिश्नर्स और दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ के इज्तिमात और इल्हाक काउंसिल शामिल होंगे।
मलिका की मौत का ऐलान एक सरकारी ऐलान के साथ किया जाएगा, जिसमें चार्ल्स को नया बादशाह करार दिया जाएगा, जिसमें वो पहले ओथ लेंगे, उसके बाद उनकी ताजपोशी की जाएगी। फिलहाल ये ऐलान पहली बार सेंट जेम्स के महल के बाहर अवाम के सामने पेश किया जाएगा, जिसका ऐलान लाइफ गार्ड्स के ट्रम्पेटर्स बजाने वालों के साथ किया जाएगा। गार्टर किंग ऑफ आर्म्स बालकनी से फ्रायरी कोर्ट की जानिब अपना चेहरा करके नए बादशाह का ऐलान करेगा। फ्रायरी कोर्ट सेंट जेम्स पैलेस का ही हिस्सा है और शाही खानदान की एक बहुत अहम इमारत है, और ये एक हुक्मरान बादशाह की मौत के बाद इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही लंदन के हाइड पार्क के अंदर 41 शाही तोपों की सलामी दी जाएगी। हेरल्ड का एक गाड़ियों का जुलूस ट्रफाल्गर स्क्वायर पे चार्ल्स के मुजस्मे तक जाएगा और इस ऐलान को दोहराएगा, क्योंकि ये मुजस्मा लंदन के सरकारी मरकज की नुमाइंदगी करता है। ये कार्रवाई पूरे शहर और मुल्क में दोहराई जाएगी। पार्लियामेंट में नए बादशाह के ऐलान के बाद तमाम एमपीज पहली बार वफादारी का ऐलान करेंगे और बादशाह जिंदाबाद का ऐलान करेंगे। मलिका के जनाजे की तैयारी के लिए गैर मामूली पैमाने पे पार्लियामेंट के साथ वाले वेस्टमिंस्टर हॉल की देखभाल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। डे 2 एडिनबरा, स्कॉटलैंड और सेंट जाइल्स कैथेड्रल में शाही खानदान के अफराद के साथ आखिरी रसूमात में से एक तकरीब का इनाकाद किया जाएगा, जिसके बाद बादशाह स्कॉटलैंड के पहली वजीर आजम निकोला स्टर्जन से स्कॉटिश पार्लियामेंट में मुलाकात करेंगे। अवाम का गम और दुख हर जगह वाज़ेह तौर पे देखा जाएगा। टीवी प्रोग्राम्स के तमाम एंकर्स और शुरका मध्यम लहजा इख्तियार करेंगे। बीबीसी का लाल लोगो स्याह रंग में तब्दील कर दिया गया है। बहुत ही कम मिजाह के प्रोग्राम नशर किए जाएंगे, जिसमें तंज बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। डे 3 मलिका की मौत के तीसरे दिन की सुबह चार्ल्स को बर्तानिया के बाकी हिस्सों का दौरा करने से पहले वेस्टमिंस्टर हॉल में एक ताज़ियती तहरीर मौसूल होगी। स्कॉटलैंड में मलिका का ताबूत सेंट जाइल्स कैथेड्रल से निकलेगा और उसे शाही ट्रेन में मुंतकिल किया जाएगा, जो लंदन जाने वाली मशरकी साहिल की मेन लाइन से रातों रात बहुत आहिस्ता सफर करेगी। डे 4 ताबूत के लंदन पहुंचने के बाद उसे कार के जरिए बकिंगम पैलेस ले जाया जाएगा। उस वक्त वो अमला जिन्होंने मलिका के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, उन्हें जाती तौर पर ताज़ियत करने की इजाजत दी जाएगी। किंग चार्ल्स शुमाली आयरलैंड का एक और ताज़ियती पैगाम वसूल करने के लिए हिल्सबोरो कैसल जाएंगे और बेलफास्ट में सेंट कैथेड्रल में जनाजे की मजीद रसूमात में शिरकत करेंगे। डे 5 मलिका के ताबूत को बकिंगम पैलेस में एक गाड़ी पर रखा जाएगा और सेंट्रल लंदन में हॉर्स गार्ड्स परेड के जरिए एक मुख्तसर जुलूस की क़यादत की जाएगी। सेनोटॉफ यानी शहीदों की यादगार और बिग बैन से गुजरकर वेस्टमिंस्टर हॉल तक। यहाँ मलिका का ताबूत एक डेकोरेटेड चबूतरे पर रखा होगा, जिसको जामनी रंग में लपेटा गया होगा। ताबूत पे शाही वर्ब यानी सलीबी निशान और शाही ताज रखा जाएगा। किंग चार्ल्स स्कॉटलैंड के दौरे से वापसी पे शुमाली आयरलैंड में एक यादगार मातमी तकरीब में शाही खानदान के बाकी अफराद को लेकर जाएंगे। फौज, फिजाइया और बहरिया के ऑफिसर्स पर मुश्तमिल सिपाही और मुहाफिज खड़े रहेंगे, क्योंकि दरवाजे अवाम के लिए दिन में 23 घंटे खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ताबूत पे नई चादर चढ़ाई जाएगी। डे 6
توقع کی جا رہی ہے کہ ہزاروں زائرین ہر میجسٹی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے، جو 3 دن تک ریاست میں موجود رہیں گی۔ فطری طور پر ایک بہت بڑے اجتماع کے خدشات کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ پہ دباؤ بڑھے گا، بلکہ رہائش، خوراک اور صحت کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس فورس کی فراہمی پر بھی پوری نظر رکھی جائے گی۔ ڈے 7 بادشاہ کا ملکی دورہ کارڈف میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں اسے چرچ کیتھیڈرل میں ایک اور آخری رسومات کی تقریب میں شرکت سے پہلے ایک تعزیتی تحریر ویلش پارلیمنٹ سے موصول ہوگی۔ توقع ہے کہ 10ویں دن سرکاری سوگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آخری رسومات سے قبل ملکہ کے تابوت کو صاف اور تازہ کیا جائے گا۔ جنازے کے دن کو قومی سوگ کا دن قرار دیا جائے گا۔ اسکول، اسٹاک ایکسچینج اور بہت سے کاروباری ادارے بند رہیں گے، کیونکہ پورا ملک اور دنیا کا بیشتر حصہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ ویسٹ منسٹر ہال سے ملکہ کا تابوت ویسٹ منسٹر ایبے منتقل کر دیا جائے گا۔ 1760 کے بعد وہ پہلی حکمران ہوں گی جن کی آخری رسومات یہاں ادا کی جائیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جنازہ صبح 11 بجے شروع ہوگا اور باضابطہ طور پر کینٹربری کے آرچ بشپ ادا کریں گے۔ تقریباً 2000 سوگوار مدعو ہیں اور ٹی وی کے ناظرین کی تعداد اربوں میں متوقع ہے۔ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمراز اور براڈ کاسٹرز کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پریئرز کے دوران شاہی خاندان کے چہرے دکھائیں۔ تقریب کے بعد تابوت کو اسی جنازے کی گاڑی پہ رکھا جائے گا جو ان کے والد سے لے کر ان کے پردادا تک کے بادشاہوں کی 3 نسلوں کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ یہاں سے ملکہ کے تابوت کو ان کے والد کنگ جارج 6 کی قبر کے ساتھ ونڈسر کیسل میں سینٹ جارج کے چیپل کے اندر ان کی آخری آرام گاہ تک لے کے جایا جائے گا۔ یہ وہی چیپل ہے جہاں پر پرنس فلپ کے آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ پرنس فلپ کی باقیات کو شاہی والٹ سے تھوڑے فاصلے پہ منتقل کر دیا جائے گا اور علامتی طور پر انہیں دوبارہ ملانے کے لیے ایک دوسرے کے پاس رکھا جائے گا۔ شاہی والٹ ایک تدفین خانہ ہے جو ونڈسر کیسل کی زمین کے نیچے واقع ہے۔ یہ والٹ سینٹ جارج چیپل کے نیچے ہے جو 15ویں صدی سے رائل فیملیز کے لیے منتخب تدفین کی جگہ ہے۔ شاہی والٹ کنگ جارج 3 کے حکم کے تحت 1804 اور 1810 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں شاہی خاندان کے 24 افراد دفن ہیں۔ ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ پرنس ولیم پرنس آف ویلز اور وارث بھی بن جائیں گے اور ان کے بچے بھی وراثت کی لائن میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حکم ان کی پیدائش سے ہی جاری کر دیا گیا تھا، جس میں پرنسس شارلٹ بھی شامل ہیں۔ 2011 میں کامن ویلتھ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ برطانوی تاریخ کی پہلی شہزادی بنے جنہوں نے جانشینی کی صف میں اپنا مقام برقرار رکھا، اور ان کی جنس کی وجہ سے ان سے یہ مقام واپس نہیں لیا جائے گا۔ تمام ڈاک کے ٹکٹس کو، کرنسی کے نوٹس کو اور کوٹ آف آرمز کو نئے بادشاہ کی تصویر کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ قومی ترانے کے بول میں بھی گاڈ سیوز دا کوئین کے بجائے اب گاڈ سیوز دا کنگ لکھ دیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر یہ اس زندگی کے سب سے بڑے فیونرل کے ارینجمنٹس ہوں گے جو کہ متعدد بینک ہالیڈیز کے دوران کیے گئے، جن میں اسٹیٹ فیونرل اور اس سے متعلقہ تقریبات بھی شامل ہیں۔ فیونرل والے دن کی لائیو فوٹیج میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کیونکہ میں اس دن وہاں پر جا رہی ہوں۔ اس کو فالو کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔